बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन सेल। नाज़रीन, आपने देखा होगा जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं इस मुल्क में, लेकिन शुमाल जो है वो पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल इनएक्टिव था। उसकी सबसे मेन वजह यह है कि नियाज़ पाशा जदून साहब जो कि चीफ़ एडिटर पब्लिशर हैं, सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। हज़ारे की सहाफ़त हो, कराची हो, सवात हो या पूरा पाकिस्तान हो, नियाज़ पाशा जदून साहब लेट, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये साफ़ी बरादरी के लिए इस टाइम एक बहुत बड़ा लॉस है। तो इस वजह से शुमाल की एक्टिविटी बिल्कुल बंद थी। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा और हम लोग जो है उनके लिए हम लोग भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनका वो जान अच्छा करे। तो नाजरीन, प्रोग्राम काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इन 2-3 दिनों में, उन पे भी बात होगी। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनमें मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ तारिक यूसुफ साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट भी हैं, शुक्रिया। उनके साथ सरदार तोकीर साहब जो कि प्रोड्यूसर और एनालिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तारिक साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। तारिक साहब, नियाज़ पाशा जदून साहब सहाफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, इस टाइम हम में हमारे बीच वो नहीं रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप उनके कैरियर पे, उनकी स्ट्रगल पे, नियाज़ पाशा जदून साहब के नाम पे थोड़ी रोशनी डालें कि वो एक ऐसा नाम था कि जिन्हें साफ़ी बरादरी कभी भी नहीं भूल सकती। बेशक। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी कुछ अल्फाज उनकी याद में यहाँ पे हम शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मुतीब भाई आपका, तोकीर भाई का और शमाल HT न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। सर, नियाज़ पाशा जदून साहब सहाफ़त की दुनिया का वो चमकता हुआ सितारा थे जिन्होंने अपने 40 साला सहाफ़ती सफ़र में हमेशा अपने सहाफ़ती असूलों को ज़्यादा फ़ोकियत दी, ना कि अपने मफादात को। उन्होंने अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ अफ़रोज़ा जायज़ा से किया, जो कि 10 साल से ज़ायद अरसा तक चलता रहा। फिर बाद में पाशा साहब ने शुमाल और शुमाल अखबार ही शुरू नहीं की, बल्कि उस वक्त सबसे पहला काम जो उन्होंने उसके साथ ये किया कि उन्होंने हज़ारा डिवीज़न से सबसे पहला एक इंग्लिश अखबार निकाला जिसका नाम नॉर्थ ब्रिज था। उस वक्त ना अंग्रेज़ी अखबार का कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ी बात थी। नियाज़ पाशा जदून वो साफ़ी थे जिन्होंने हमेशा कलम और कलमकार की हुर्मत को बरकरार रखा और ऐसी कुर्बानी की रीत को उन्होंने परवान चढ़ाया कि वो हमेशा के लिए सहाफ़ती दुनिया में अमर हो गए हैं। अगर हम ये कहें कि वो बाबा सहाफ़त थे तो ये गलत नहीं होगा। वो किसी दौर में एक कालम लिखा करते थे, तल्ख तुर्श शीरी। उनका वो कालम इतना हिट होता था कि लोग इंतज़ार करते थे कि पाशा साहब तल्ख तुर्श शीरी उनका कालम कब आएगा। एक बेहतरीन लिखारी थे, बेहतरीन लिखारी। यानी उन्होंने हमेशा कलम फरोशों की मजम्मत की और हक और सच का साथ, और हक और सच्चाई की आवाज़ को बुलंद किया। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट भी हासिल है कि मैं उनका डायरेक्ट शागिर्द भी हूँ। और न सिर्फ आप बल्कि हज़ारा में, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनकी शागिर्दी में रह के गए। मैं डायरेक्ट उनसे सीखने का मुझे मौका मिला जी, अफ़रोज़ा जायज़ा से। ये मैं आपके साथ 86 की बात कर रहा हूँ जी, 85-86 की बात कर रहा हूँ कि जब जिनाब बाग एबटाबाद से अफ़रोज़ा जायज़ा शाया होता था तो मैं उस वक्त उनकी शागिर्दी में आया था। नियाज़ पाशा जदून को अगर मुख्तसर अल्फाज में मैं ये कहूँ कि नियाज़ पाशा जदून एक अकेडमी थी तो ये बात गलत नहीं होगी जी। और उनके वफ़ात से जो खला पैदा हुआ है उस खला को पुर करना नामुमकिन है जी। कोई भी नियाज़ पाशा जदून नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब, आपकी तरफ आऊँगा जी। सहाफ़ती दुनिया इस टाइम सारी गमगीन है। नियाज़ पाशा जदून साहब अब हम में नहीं रहे, तो आप उनकी याद में क्या कहना चाहेंगे? तारक भाई ने सारी थोड़ा सा
सारा कुछ बता दिया, लेकिन यह है कि एक हर एक ने जाना होता है, लेकिन ये है कि जो नुकसान होता है उस शोबे का जिसमें उनका नाम था, वो एक खिला मेरा ख्याल में शायद नियाज़ पाशा जदून कोई दूसरा नहीं आएगा। बेशक मैंने जहाँ तक उनके साथ काम किया है, इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उनसे काफ़ी कुछ उनको देखा, सीखा। गो कि हमारा टीवी का भी काम था, इससे पहले अखबार का था, तो दूसरा नियाज़ पाशा जदून नहीं होगा। आपने एक चीज़ मुझे याद, आप बोल रहे थे तो मुझे चीज़ बोलता रेडियो, उनका रेडियो का एक प्रोग्राम हाँ होता जी, था बिल्कुल, और बड़े शौक़ से लोग उसको सुनते थे। तो अच्छा, साफ़त में रह के उन्होंने जो हज़ारे के लिए काम किए हैं ना, वो शायद उनकी जद्दोजहद कभी नहीं भूली जाएगी, वो कभी नहीं भूलेगी। क्योंकि मुझे याद है जब ये तहरीक सूबा हज़ारा भी चला था, तो उस वक्त सीएम थे शायद होती साहब थे, बिल्कुल। तो वो हमारा लाइसेंस का, सेटेलाइट लाइसेंस का चक्कर था कुछ ऐसा, तो उन्होंने कुछ शराइत रखी थी, तो नियाज़ पाशा जदून ने कहा, उन्होंने इनकार कर दिया था। हमेशा मेरिट का साथ दिया, हक और सच का साथ दिया। और ये आज इतना बड़ा नाम जो शुमाल का, जिसमें हम भी बैठे हुए हैं, आज टीवी भी इनका चल रहा है, तो ये सारी उन्हीं का कमाल है जी, क्रेडिट उन्हीं और को। फिर दोबारा मैं ये कहूँगा कि नियाज़ पाशा जदून कोई दूसरा नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँ कि मुझे सुबह से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि चाह रहे हैं कि वो आएँ, वो उनकी याद में कुछ बात करें। तो नाज़रीन, हम वक्तन फ़वक्तन जितने भी लोग हैं जो भी नियाज़ पाशा जदून साहब की याद में कोई बात करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उन्हें हमेशा अच्छे अल्फाजों में, दुआया कलमात में याद रखेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। इलेक्शंस फाइनली हो गए हैं 8 तारीख का। पहले तो एक अनसर्टेनिटी थी, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे, खान साहब बाहर आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, एक गू की कैफियत थी। तो फाइनली पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हो गए हैं। तो तारिक साहब, आप इन जनरल इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो ये है कि जनरल इलेक्शन 2024 के इनेकाद से पहले जो एनालिसिस, जो आइडियाज़, जो अभाम एक क्रिएट किया जा रहा था, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, सारी चीज़, अब आप देखें 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ है, इसके रिज़ल्ट्स एनालिसिस के बरक्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल थे और अनप्रिडिक्टेबल हैं। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत लेकर ऊपर आएगी, लेकिन क्या हुआ? जब रिज़ल्ट आया, आपने देखा कि 100+ इस वक्त नेशनल असेंबली में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स गए हैं, जिनको सपोर्ट किसकी, बैक्ड बाय पीटीआई। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको पीटीआई बैक नहीं कर रही, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर सपोर्टेड बाय पीटीआई। उनमें से 85 जो हैं वो पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल हमायत याफ्ता हैं, हमायत याफ्ता हैं। जबकि बाकी जिस तरह अब देखें आप, पीपल्स पार्टी को जो नशिस्तें मिली हैं, वो नशिस्तें पीपल्स पार्टी के एनालिसिस के मुताबिक बिल्कुल बरक्स है। मियाँ साहब को जो सीटें मिली हैं, मियाँ साहब 210-205 नशिस्तों की आस लगा के बैठे हुए थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? आपके कहने का मतलब ये है कि अवाम की या लोगों की तवक्कुआत के बरक्स नतीजा है, नताइज तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस के बरक्स आए। आप ये कहना चाह रहा हूँ कि अवाम से जो तवक्कुआत आपने इलेक्शन कमीशन ने या दीगर अदारों ने रखी हुई थी, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन सेल के इलेक्शन से पहले हमने जितने भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें हर वो पॉइंट हमने उठाया था कि जिस कन्फ्यूजन को एंटिसिपेट किया जा रहा था, उनमें से एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी इंटरनेट का बंद हो जाना। तो इस पर मैंने पूरा एक प्रॉपर प्रोग्राम किया था कि जिसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब का जो बयान था उसको मैंने हाईलाइट किया था। तो हमारे प्रोग्राम देखें और उसके बाद टैली करें कि कितने
कितने वो प्रोग्राम्स जो हैं वो हकायक के साथ मुनासबत और मुताबिकत रखते हैं। सरदार साहब आपकी तरफ आऊँगा जी, आप इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, फाइनली इंटरनेट बंद हो गया, फ़ोन सर्विस बंद हो गई, सिर्फ वाईफाई जो है वो ऑपरेशनल था। जी जी मुतीब भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि सारा कुछ होने से पहले हमने इतनी बड़ी ट्रांसफरेशन का एक जो इनकाद हमने किया हुआ था, तैयारियां हमने की हुई थी जी, बड़ी 11 की तारीख में पहली दफ़ा तारिक साहब, बिल्कुल आपको भी पता है सारा, कि हमने वो लाइव ट्रांसमिशन हमने करनी थी, उसमें जाना था, रिज़ल्ट्स अनाउंस करने थे, और 11 की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ का कोई लोकल चैनल जो है वो यानी इतनी बड़ी ट्रांसमिशन वो लाइव लेकर जा रहा था। लेकिन अफसोस कि हमें वो पहले क्या कहते रहे कि नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा, लेकिन ऐन वक्त पे वो आप सब लोगों के सामने है जो कुछ भी हुआ। बाकी जी इलेक्शन आपने अभी हमारे प्रोग्राम्स का जो जिक्र किया है, तो अगर तरतीबवार उसको देख ले सारा, एक उससे सीक्वेंस पे देख लें, सीक्वेंस पे देख लें, तो उसमें हमारे सारे इन सवालों के जवाब उधर भी आपको मिल जाएंगे कि जो हम प्रेडिक्ट करते रहे हालात को देखते हुए या नजर। अभी देखें जिस तरह से इंटरनेट से मैं चाहूँगा आप शुरू करें। इंटरनेट बंद करने की क्या वजह बात ये है ना कि इंटरनेट बंद करने की वजह मेरे ख्याल में आपको भी समझ है, तारिक साहब को भी पता है, हमें भी पता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे अब अभी तो स्ट्रीम मीडिया पे सब कुछ सामने आ गया है ना। हमारे कहने की तो बात ही नहीं है कि भाई इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की। अब देखिए ये 2018 के इलेक्शन में कहते थे कि जी RTS बैठ के धांधली हो गई है, ये इलेक्शन लेट कितने 2013 में जरदारी साहब ने कहा था आरओ इलेक्शन है। 5 साल इन्होंने इस चीज़ पे रोते रहे हैं कि भाई वो RTS बैठ गया था जिसकी वजह से धांधली हुई और ये सिलेक्टेड हुकूमत आ गई, जो भी आई ये हम नहीं कहते, जिसकी भी आई। इस दफ़ा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ के, अच्छा इस दफ़ा इन्होंने पहले रिहर्सल भी की थी, इलेक्शन से पहले 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन का आया बयान कि हमने इसकी प्रॉपर रिहर्सल की है, और इंटरनेट बंद हो या खुला हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये उसमें बेहतरीन काम करेगा। और जब इन्होंने देखा कि रात को कुछ हवा, जिस तरह अभी आपने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल वो उस साइड की हवा चली, तो उस वक्त वो RTS भी, ये वही RTS है, ये आपको बता दूं, जिसका नाम नया दे के इन्होंने कुछ अपग्रेडेशन इसकी की है, लेकिन है ये वही चीज़ है, RTS है। और इन्होंने जाके ये रिज़ल्ट आके ला के दिए, और इंटरनेट बंद करने की चले कहते हैं जी सिक्योरिटी, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने भी इस पे बड़ी तशवीश की है कि भाई आप लोगों ने पूरी दुनिया इस टीम इस चीज़ को क्वेश्चनएबल समझ रही है। अच्छा उन्होंने बरतानिया ने बल्कि मुतालबा भी किया है कि इसकी जल्द तहकीकात होकर सामने आनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन जितने भी आए हुए थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करवाए हैं, 12 रिकॉर्ड। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन से बता दूं आपको कि फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक उनके मुबस्सिरीन को अंदर कई जगह पे, ये नहीं सारी जगह पे, कई एक जगह पे उनको जाने भी नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें जी। जैसे हुए तैसे हुए हो गए, ये बात खत्म हो गई, पाकिस्तान में इलेक्शंस हो गए, अब नताइज की तरफ आते हैं जी। इस टीम नताइज अगर देखे जाएं तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 90 से ज़्यादा हैं, बल्कि 100 के करीब हैं। उनमें से कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल नहीं है, 5 से 6 हैं या 7 हैं, ठीक है। और उसके अलावा 90 के लगभग जो हैं वो सारे PTI बैक्ड हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जितने PTI बैक्ड कैंडिडेट्स जो जीते हैं, ये खान साहब के साथ वफादारी निभाएंगे या इनकी वफादारियां तब्दील हो जाएंगी? देखिए जी, एक तो इससे ये इन बातों से पहले ये बात ज़रूरी है कि उस दिन रात को ये जो इन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी थी जी, हाँ जी, नून लीग वालों ने, मैं बड़ा हैरान था उस पर। और मियाँ साहब कह रहे थे जी कि एक लार्जेस्ट पार्टी बन के पूरे मुल्क में उभरी है, जबकि स्क्रीन पे उस वक्त 60 सीटें उनकी चल रही थी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस लिहाज से एक बात ये, दूसरी बात ये कि अब देखें ये तो हम भी समझते हैं, वो जी आज़ाद लोगों के राब्ते में रहे, हमने कमेटी बना दी है जो ये आर्ट्स ट्रेडिंग के राब्ते में रहे, ये कह रहे हैं, ज़ाहिर आर्ट्स ट्रेडिंग है ना। वो कह रहे हैं जी, वो हालांकि बैरिस्टर साहब ने, गौर अली ने आज भी उसने कहा जी हमारे लोग बिकने शिकने वाले नहीं हैं, हम PTI के थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया, PTI के थे, PTI के हैं और PTI के रहेंगे, कैसे? मैं आपको मैं इनको बस थोड़ा सा इजाज़त से जी आपकी, प्लीज़ तारिक साहब आप बताएं। सर बात ये है, ये जितने भी आज़ाद जीते हुए हैं, पहला सवाल तो ये है कि इन्हें वोट किसके नाम पे मिला है।
बीइंग जर्नलिस्ट जिस वक्त हम किसी पोलिंग स्टेशन पे जाते थे तो ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि लोग खुल के ये बात कह रहे थे कि हमने इमरान खान को वोट दिया है। बिल्कुल, वोट तो नो डाउट वो लोकल उम्मीदवार नहीं देखते थे ये कौन खड़ा है, वो उम्मीदवार का नाम नहीं जानते थे, वो सिर्फ ये जानते थे कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है। बैट के साथ जो तस्वीर है या खान के नाम के साथ जो तस्वीर है बस उसका निशान उनका जो भी हो जी, उनकी बैग पे इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी। आपके कहने का मतलब है इमरान खान का वोट बैंक वो है। वोट जाहिर है पूरे पाकिस्तान से जो इस रिजल्ट्स को चेंज हुआ है, इसमें जो लोगों ने एक नहीं, इसमें इसे आप रेवोल्यूशनरी पोलिंग कहें। बिल्कुल, नौजवान और खवातीन बड़े उन्होंने अच्छा तो रिस्पॉन्स इसमें सबसे बड़ी बात मुतीब भाई ये है कि ये इन लोगों ने वोट ही हम इमरान खान के नाम पर लिए हैं और इन्हें यह भी पता है कि पार्टी वफादारी तब्दील करने के का नतीजा क्या होता है। जबकि हमारे मुल्क में असल में रीत यह है कि अभी तोकीर भाई ने बड़े मज़े की एक बात की, एक आदमी 62 सीट्स लेकर, उस वक्त 60 थी जी, बल्कि 60 सीट्स लेकर अचानक स्टे आता है और वो विक्ट्री स्पीच करता है। हाँ। ये कई सवाल अचानक से तो नहीं आए, एक दिन पहले भी आए थे। नहीं वो विक्ट्री स्पीच के लिए था। विक्ट्री स्पीच के लिए वो अचानक आए। सवाल ये है कि किसने उनसे कहा कि आप विक्ट्री स्पीच करें, और दूसरी बात यह है कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं बिकेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों में से कोई एक भी नहीं बिकेगा? एक भी नहीं बिकेगा, ये इंटैक्ट रहेंगे, नहीं बिकेंगे, क्योंकि अगलों की हालत देख ली है। आपकी बात काट रहा हूँ नाज़रीन। टर्न आउट पे हमने बात की थी, इस टाइम जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे हमें ये पता चल रहा है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शंस हुए हैं इसका टर्न आउट 49 से 50% रहा है। तो सर सबसे पहले तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हज़ारे में बड़े अपसेट हुए हैं। मानसेरा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहजादा मोहम्मद गुस्तासब साहब से 20 से 25 हज़ार की लीड से हार गए हैं। अब देखें जी, ये हमारे प्रोग्राम, इसलिए नाज़रीन को मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे पिछले अगर प्रोग्राम आप देखें सारा उनको सीक्वेंस समझ आ जाएगा, सीक्वेंस उसको उनको समझ आएगा। मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया था, मैंने किया था, कारी राशिद साहब यहाँ बैठे होते थे हमारे साथ। आप कारी राशिद साहब, तारिक साहब, इत्तेफाक हुआ प्रोग्राम देखने का? जी जी हाँ। कैसा लगा प्रोग्राम? बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा। तो उसमें मैंने ये बात की थी कि शहजादा गुस्तासब साहब जीत सकते हैं, आपको याद होगा। मुझे याद है उसका जवाब जो मैंने आपको दिया था, वो भी आपको याद होगा। मैंने बोला था मियां साहब को दिन में तारे नजर आएंगे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। फिर हमने क्योंकि मैं खबरें भी लिखता हूँ, तो मैंने जब वहाँ पे लिखा था कि नून लीग की सफ़ों में परेशानी हो गई है, जब पीटीआई का इनको टिकट मिला था तो मैंने उस वक्त कहा था कि इनका डबल काम हो गया। बिल्कुल, ये काफी मतलब अगर इस एक छोटी सी बात करूं, एक छोटी सी बात, इस पूरे सिनेरियो को अगर आप देखें तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम लोगों ने निकल के इमरान खान साहब को वोट दिया है, चाहे वो शहजादा गुस्तासब साहब, अब इकराम गाजी जैसा बंदा मानसेरा से सामने आया जो कि एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है। फिर एबटाबाद से आप देखें अली खान साहब जीत के हैं, मुश्ताक साहब जीत के हैं, अली असगर साहब जीत के हैं, रजब साहब जीत तो पीटीआई ने एक तरह से अगर ये कहा जाए कि क्लीन स्वीप किया है तो ये गलत नहीं होगा। ये तो है ही क्लीन स्वीप है ना सर। इसमें आप मेन फैक्टर ये भी देखें कि फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि हज़ारा डिवीज़न के अंदर, हज़ारा डिवीज़न के में आपने एक मिसाल दी नवाज शरीफ साहब की, कई बुर्ज उल्टे हुए हैं हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी। सरदार मेहताब को देख लें कितनी वोट ले ली है, उनको तो समझ आ गई है। देखिए वही मैं तोकीर भाई वाली बात को सेकंड करता हूँ। देखिए बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं इस दफ़ा। मुर्तज़ा अब्बासी देखें, ये मियाँ साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है मुतीब जी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना कभी अच्छा नहीं होता, वो भी नुकसानदेह होता है। मुस्लिम लीग की क़यादत ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वहाँ से उसने मार खाई है। दूसरी बात ये कि हज़ारा में फर्स्ट टाइम इस सिलेक्शन में यहाँ एक नारा लगा है, अपनी मट्टी अपना इख्तियार, अपनी मट्टी अपना इख्तियार। बिल्कुल ठीक है। और ये वो नारा, इस नारे ने लोगों के दिलों पर बहुत असर किया है। मैं तो आपसे ये कहूँगा, मुर्तज़ा अब्बासी का अशर देख लें क्या हुआ है। सरदार मेहताब साहब 8800 वोट ले रहे हैं। एक बंदा जो वफाकी वजीर रहा, गवर्नर रहा, वजीर आला रहा, हल्के में एक असर रसूख रखता है,
वो बंदा 8800 वोट ले रहा है। बिल्कुल, उसकी काफ़ी सारी वजूहत है। अब बाबर नवाज खान हरीपुर में देखें आप, उमर अयूब का मुकाबला था उनके साथ। बाबर नवाज खान, अख्तर उसकी बैक पे अख्तर नवाज खान का एक बहुत तारीखी नाम है। लेकिन एक बात बताऊं मैं नाजरीन, कि उमर अयूब साहब का- प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, ये इस प्रोग्राम का पार्ट 1 है। इस पार्ट 2 को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ज़रूर देखिएगा, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और हकायक हमारे पास मौजूद है।